ईरान से जुड़े हुए मुद्दे पर कुछ बातचीत करें उससे पहले आप लोग ज़रा स्क्रीन पर नज़र आने वाले इन दोनों बंदों पर नज़र डाल लीजिए। शक्ल से तो आप में से हर बंदा इन दोनों से वाकिफ़ ही होगा, लेकिन इनकी पहचान अगर बताऊं तो आज की डेट में ये अमेरिका के अंदर नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन के बंदे हैं। नंबर 1 पर तो हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हैं जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नंबर 2 पर जो हैं वो ये हैं जेडी वेंस के जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और नंबर 3 पर ये हैं मार्को रूबियो के जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। इंडिया के हिसाब से कहें तो फॉरेन मिनिस्टर, मगर हाँ, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वहाँ के सिस्टम में ये पोजीशन बहुत ताकतवर है। अब मुद्दे की बात यह है कि पिछले कई दिनों से ही अमेरिका के अंदर से अंदर की कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जिनमें क्लियरली ये दावा किया जा रहा है कि इन दोनों लोगों के बीच में, मतलब ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इन दोनों के बीच में अंदर ही अंदर एक टसल चल रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक कोल्ड वॉर चल रही है, और उसकी वजह है अगला 28 का इलेक्शन। सिंपल सी बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके दिन तो पूरे हो चुके हैं, मेरा मतलब है उनकी जो राष्ट्रपति का जो टर्म है उसके दिन पूरे हो चुके हैं। वो दूसरी बार ऑलरेडी गद्दी पर बैठे हुए हैं, और अमेरिका में 2 बार ही इंसान गद्दी पर बैठ सकता है। तो अब वो तो अगला इलेक्शन लड़ने जा नहीं रहे हैं, तो इसीलिए अब अगर इस पार्टी से कोई राष्ट्रपति बनेगा तो वो या तो जेडी वेंस होंगे या फिर मार्को रूबियो होंगे, और इसी वजह से इन दोनों के बीच ऑलरेडी कंपटीशन शुरू हो चुका है। इनमें से एक तरफ तो जेडी वेंस हैं कि जो काफ़ी एंटी वॉर हैं, मतलब कि जंग के खिलाफ हैं, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को प्रमोट करते हैं और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं। सच में उसकी वजह यह है कि ये सारी बातें तो खुद ट्रंप भी करते थे, मगर जब गद्दी पर बैठे तो मामला सब उलट पुलट कर दिया। वही सब कुछ करना शुरू कर दिया कि जो पीछे वाले करते आए थे, और जिनको ये सब करने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन कैंपेन में गालियां दिया करते थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि शायद जेडी वेंस असली वाले अमेरिका फर्स्ट हैं। यही वजह है कि ये अमेरिका में टकर कार्लसन जैसे लोगों के कुछ क्लोज नज़र आते हैं। वही टकर कार्लसन के जो आजकल इजराइल को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि खुद जेडी वेंस को भी अभी कुछ वक्त पहले ही मीडिया के सामने ऑफिशियली इजराइल को क्रिटिसाइज़ करते हुए देखा गया था, जिस पर हम ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं। दूसरी तरफ ठहरे ये मार्को रूबियो। मार्को रूबियो का सीन ये है कि ये ऊपर से चाहे कैसे भी नज़र आते हों, कुछ भी बातें करते हों, मगर अंदर से काफ़ी प्रो वॉर हैं। ख़ासतौर से ईरान का जो मामला है उसमें तो खुल्लम खुल्ला ये ईरान वॉर को सपोर्ट कर रहे थे। और मार्को रूबियो ऐसा क्यों कर रहे थे ये आपको तब आसानी से समझ में आएगा जब आपको अगली चीज़ पता चलेगी। वो अगली चीज़ ये है कि मार्को रूबियो ही इन दोनों में से वो इंसान हैं कि जिनके ऊपर अमेरिका में जो इजराइल की ताकतवर लॉबीज़ हैं उन्होंने अपना हाथ रख दिया है। शायद यही वजह है कि आज से 1 आध महीना पहले जब ईरान और अमेरिका की जैसे तैसे करके डील हो रही थी, जिसको जेडी वेंस जैसे या इन जैसे कुछ और लोग लीड कर रहे थे, तो उसमें मार्को रूबियो वो इंसान थे जो हर स्टेज पर कुछ उदास नज़र आ रहे थे। मतलब उस डीलबाजी से ये कुछ खुश नहीं थे। वर्थ नोटिसिंग बात ये है कि ये वही सारी अमेरिका के अंदर इजरायली लॉबीज़ हैं कि जो अक्टूबर 2023 के बाद से काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं, ख़ास तौर से पब्लिक परसेप्शन को लेकर, क्योंकि इनको लेकर जो अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन है या फिर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने वाले लोगों का जो ओपिनियन है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। मगर फिर भी जैसा कि हम बहुत सारे एक्सपर्ट से अक्सर सुनते हैं कि सिर्फ पब्लिक ओपिनियन ही बदला है, वरना इनकी जो ताकत है, सिस्टम पर इनकी जो पकड़ है अमेरिका के अंदर, वो आज भी उसी तरीके से कायम दायम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं इतना लंबा चौड़ा समा क्यों बांध रहा हूँ, ये सारी कहानियाँ मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ। तो साथियों, बात यह है कि ये लंबी चौड़ी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई, ये समा इसलिए बांधा है ताकि जैसे ही अब मैं आपको एक अगली बात बताऊं जो कि एक ताज़ा डेवलपमेंट है, तो आपको पूरा मामला झट से समझ में आ जाए। बात यह है कि इन दोनों में से ये जो मार्को रूबियो हैं, इन्होंने ही अभी 1-2 दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर एक कॉलम लिखा है। उसमें ये बता रहे हैं कि हम कैसे और क्यों आईसीसी को ख़त्म करने जा रहे हैं। आईसीसी का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए था, और वो अमेरिका के लिए, उसके कानून के लिए या उससे जुड़ी हुई बाकी चीज़ों के लिए किस तरह से ख़तरा है। अब अगर आईसीसी के इतिहास पर नज़र डालें तो ये 2002 से शुरू हुआ था। उस टाइम पर इसका फाउंडेशन हुआ था, और इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि दुनिया भर के अंदर जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, ख़ासतौर से जो जेनोसाइड वगैरह हो रहे हैं, उनको रोका जा सके, या फिर उनके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको किसी तरीके से कटघरे में लाकर खड़ा किया जा सके। अभी पिछले कुछ सालों पर नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा ये चर्चाओं में अक्टूबर 2023 के बाद से उस वक्त आया था कि जब इसने इजराइल के अंदर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, मतलब कि नेतन्याहू या बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप से जुड़े हुए लोग या फिर वहाँ की मिलिट्री से जुड़े हुए लोग, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। जी हाँ, यही वो आईसीसी था कि जिसके डर की वजह से आज तक नेतन्याहू दुनिया के ज़्यादातर देशों का दौरा तक नहीं कर पा रहा है।
क्योंकि पूरी ही इजरायली लीडरशिप को ये डर सता रहा है कि न जाने कौन से देश में इसी आईसीसी वारंट की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसी आईसीसी के बारे में मार्को रूबियो ने ये सब कुछ लिखा है। अब इस आर्टिकल के अंदर मार्को रूबियो की तरफ से रीज़न तो बहुत सारे दिए गए हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसकी वजह से अमेरिका को ये नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है। मगर ख़ुद जैसा कि अमेरिकन मीडिया भी लिख रहा है कि ये सारे जितने भी एक्सक्यूज़ेस हैं ये पूरी तरीके से बकवास हैं, फजूल हैं। और बल्कि मीडिया अब ये सवाल उठा रहा है कि आखिर अमेरिका अचानक से ये सब कुछ क्यों करने जा रहा है। वैसे अमेरिकन मीडिया ने तो अभी तक ये लिखना शुरू नहीं किया है कि आखिर मार्को रूबियो या अमेरिका ये सब कुछ क्यों करने जा रहे हैं, मगर हम आपको बता देते हैं कि ये क्यों करने जा रहे हैं। साथियों, दरअसल बात ये है कि इजराइल के अंदर चाहे नेतन्याहू हो या इस जैसे और पॉलिटिकल लीडर्स हों या फिर मिलिट्री से जुड़े हुए लोग हों या फिर ये जो मोसाद वगैरह के चीफ हैं डेविड बर्निया वगैरह, ये सारे लोग हों, इन सभी के ही अब धीरे धीरे पावर में रहने के दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। और इनको ये डर सताने लगा है कि अगर एक बार ये पावर से नीचे चले गए, गद्दी से उतर गए, तो फिर इनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो मुसीबत ये होगी कि अगर इक्का दुक्का जगह को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर दुनिया में तो ये ट्रैवल ही नहीं कर सकेंगे, और अगर इन्होंने ट्रैवल करने की कोशिश की भी तो इसी आईसीसी के वारंट की वजह से इनको आसानी के साथ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और क्योंकि ये पावर में नहीं होंगे, इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो इनको आसानी के साथ फिर कोर्ट के कटघरे में लाकर भी खड़ा किया जा सकता है। तो अब जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि अमेरिका की गवर्नमेंट में इस वक्त मार्को रूबियो ही वो इंसान हैं कि जिनके ऊपर इजरायली लॉबी का सबसे ज़्यादा असर है। तो इसीलिए अब मार्को रूबियो के ज़रिए से एक ऐसे मंसूबे पर काम किया जा रहा है या एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब पहले ही सिरे से ही आईसीसी को ठिकाने लगाया जा रहा है, आईसीसी को ही ख़त्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारी आज की इस वीडियो की जो अगली अहम शख्सियत हैं वो ये हैं अहमदी निजाद, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की हिस्ट्री के सबसे पॉपुलर रहने वाले प्रेसिडेंट, मतलब ईरान के एक पूर्व राष्ट्रपति। आपको वो कानी याद है? जी हाँ, इस्माइल कानी, कि जो ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर हुआ करते थे, नहीं बल्कि आज भी हैं। और ये हुआ करते थे वगैरह ये हम इसलिए कहने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले 2-3 साल में लगातार कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आईं, कई बार वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ऐसी खबरें आती रहीं कि ये जो कानी हैं ये ईरान के गद्दार हैं, ये इजराइल के जासूस हैं, ये मोसाद से मिले हुए हैं, इनकी वजह से हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई या खामनाई की मौत हो गई या इस्माइल हानिया की मौत हो गई। इस तरह की कई अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग मीडिया आउटलेट से खबरें आती रहीं। अब इस तरह की जब खबरें आती रहीं तो आधे लोग ऐसे थे जो यकीन करते रहे, आधे ऐसे थे जिन्होंने यकीन नहीं किया, आधे ऐसे थे कि जो कन्फ्यूज़न का शिकार रहे। मगर आज का स्टेटस तो यही है कि इस्माइल कानी आज भी ईरानियन फ़ौज के अंदर मौजूद हैं, कुद्स फोर्स के कमांडर हैं। बाकी ईरानियन कमांडर्स के साथ वो शाना बशाना अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा ले रहे हैं और जगह जगह पर अभी बीच में वो नज़र भी आए थे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शायद वो सारी मीडिया रिपोर्ट्स गलत ही थी। अब आप अहमदी निजाद को देखिए, इनके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मगर एक और ख़ास बात ये भी है कि ये सबसे बड़े इजरायली विरोधी प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। जितने बड़े बड़े इजराइल विरोधी बयान या फिर इजराइल के ख़िलाफ़ जितने जोशीले बयान इन्होंने दिए हैं, शायद ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की हिस्ट्री में किसी और राष्ट्रपति ने दिए होंगे। इनका लेवल इजराइल के ख़िलाफ़ किस तरह का था इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल ने कई मौक़ों पर इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये बंदा तो इतना ख़तरनाक है कि ये जो होलोकॉस्ट है उसको डिनाई करता है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में हिटलर की तरफ से यहूदियों के ख़िलाफ़ जो कुछ भी किया गया था ये बंदा उसका भी इनकार करता है। मगर साथियों, ये सारे तो पुराने किस्से हैं। अगर आज की बात करें तो यही अहमदी निजाद कटघरे में खड़े हुए हैं, वो भी किस इल्ज़ाम में? इस इल्ज़ाम में कि ये ईरान के गद्दार हैं और इजराइल के एक एसिड हैं, इजराइल के जासूस हैं, इजराइल से मिले हुए थे और पिछले कई सालों से एक बड़े मंसूबे पर काम कर रहे थे। अमेरिकन मीडिया में जो स्टोरी छपी है उसके मुताबिक पिछले कई सालों से ही अहमदी निजाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कांटेक्ट में थे। अलग अलग मौक़ों पर इजराइल की एजेंसी से जुड़े हुए बंदों से इनकी मुलाकातें हुई। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने इनके ट्रैवल या फिर हाउस वगैरह का काफ़ी ख़र्चा उठाया। इवन हंगरी के अंदर जो मोसाद है उसके हेड से भी अहमदी निजाद की मुलाकात हुई। और इसी पूरे पीरियड में अहमदी निजाद ने धीरे धीरे पब्लिक में अपने जो इजराइल को लेकर सख्त ओपिनियन थे उनको बदलना शुरू कर दिया। इसी बीच ही इन्होंने अपना जो पहनावा वगैरह था उसको भी बदलना शुरू कर दिया। मतलब धीरे धीरे जो वेस्टर्न ड्रेस थी उसको पहनना शुरू कर दिया। और तो और दावा ये किया जा रहा है कि इसी बीच इन्होंने अपनी जो कमज़ोर इंग्लिश थी उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी थी। आसान ज़बान में कहें तो इन सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लान ये था
کہ جب حملہ وغیرہ کیا جائے گا تو وہاں پر جو رجیم چینج ہوگی وہ باہر سے آ کر کوئی بندہ نہیں بیٹھایا جائے گا، بلکہ انہی احمدی نژاد کو بیٹھا دیا جائے گا، اور ان سے کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کی پہلے ہی سانٹھ گانٹھ ہوگی تو یہ رجیم چینج ایزلی ہو جائے گی۔ مگر جیسا کہ یہی رپورٹ بتا رہی ہے کہ 28 فروری کو جب اٹیک شروع کیا گیا تو ایک اسرائیل کا اٹیک ان کے گھر کے پاس میں بھی ہوا، اس ٹھکانے پر کہ جہاں پر ان کے محافظ رہے ہوں گے یا پھر ان کی گاڑیاں وغیرہ رہی ہوں گی۔ اور اس کے بعد جب وہ اٹیک ہو گیا تو ایک گاڑی آئی جس گاڑی میں احمدی نژاد کو بیٹھایا گیا اور ایک سیف ٹھکانے پر لے جانے کی کوشش کی گئی۔ یہ گاڑی بھی اسرائیل یا پھر امریکہ کی ہی تھی، مگر اسی مومنٹ پر احمدی نژاد اس پورے پلان سے پیچھے ہٹ گئے، یا ان کو لگا ہوگا کہ شاید یہ سکسیسفل نہیں ہو پائے گا، اور اس طرح سے وہ پورا پلان کہ جس پر کئی سالوں سے کام کیا جا رہا تھا وہ وہیں پر ہی دھراشائی ہو گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کیونکہ ایران کی جو موجودہ لیڈرشپ تھی اس کو ان کی ان تمام چیزوں کی خبر مل گئی تھی، تو اسی لیے ان کے اوپر فوراً ایکشن لیا گیا اور ان کو ان کے ہی گھر میں نظر بند کر دیا گیا، مطلب کہ گھر میں ہی بندی بنا دیا گیا۔ اب ساتھیوں، جیسا کہ ہم نے کانی کے کیس میں بھی آپ کو بتایا کہ یہ ویسٹرن میڈیا کی رپورٹ ہے، تو اسی لیے اس پر بھروسہ کیا بھی جا سکتا ہے اور اس پر بھروسہ نہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اصلیت کیا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ مگر جیسے ہی میں نے یہ رپورٹ پڑھی تو دو سوال فوراً میرے دماغ میں ضرور آئے تھے۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ اگر آپ لوگ اتنے سالوں سے احمدی نژاد کے اوپر محنت کر رہے تھے تو پھر اتنے سالوں سے اس بیچارے سے اتنی مزدوری کیوں کروا رہے تھے؟ اور پھر اس حسین خواب کا کیا کہ جو تم لوگوں نے اس بندے کو کئی سالوں سے دکھایا تھا اور پھر آخر میں آ کر پوری طریقے سے توڑ ڈالا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر واقعی احمدی نژاد آپ ہی کے بندے تھے، آپ سے ملے ہوئے تھے، تو پھر آج اچانک سے یہ ایکسپوز کیوں؟ آخر کیوں اپنے ہی بندے کا نام ظاہر کر رہے ہو، باوجود اس کے کہ مشن تو فیل ہو گیا تھا اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا؟ تو پھر اپنے ہی بندے کا اس طرح سے نام کون ریویل کرتا ہے؟ تو اسی لیے لگتا ہے کہ معاملہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ویسے جس وقت تک یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا تھا اس وقت تک احمدی نژاد کے آفس کی طرف سے بھی ایک بیان آ چکا ہے، جس بیان میں ان کے آفس نے ان تمام خبروں کو پوری طریقے سے ریجیکٹ کر دیا ہے، ان تمام چیزوں کا کھنڈن کیا ہے۔ احمدی نژاد کے آفس نے وہ جو پوری پرانی والی سٹوری ہے، مطلب یہ موساد سے ملتے رہے یا پھر 28 فروری کو ان کے گھر کے پاس میں اٹیک ہوا تھا، یہ جو پوری سٹوری میں نے آپ کو سنائی، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور جو دوسرا دعویٰ ہے کہ ان کو ایران کی موجودہ لیڈرشپ کی طرف سے ہاؤس اریسٹ کر کے رکھا گیا ہے، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہاں، آپ لوگ جاتے جاتے ہم کو ریجیکٹ نہ کیجیے گا، مطلب یہ کہ تھوڑا پیار دکھائیے اور نیچے موجود جو سبسکرائب کا لال بٹن ہے اس کو دبائیے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں دبایا ہے۔ باقی پاس ہی میں موجود جو گھنٹی کا بٹن ہے اگر اس کو بھی دبا دیں گے تو اور بھی بہتر ہے۔ اور ہاں، آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔